हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर थर्ड में आज के इस ई लेक्चर में हम आणविक कक्षकों के निर्माण के सामान्य नियमों के बारे में पढ़ेंगे। जनरल रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इनके अनुसार जैसा आप जानते हैं कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से उतनी ही संख्या के यानी जितनी संख्या में परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे उतनी ही संख्या के आणविक कक्षक बनते हैं। ये एक जनरल रूल है। अतिव्यापन में पूरित यानी कंप्लीटली फील्ड, अर्धपूरित हाफ फील्ड और रिक्त कक्षक यानी एम्प्टी कक्षक भाग ले सकते हैं। अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों के सभी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होकर अफबाउ नियमानुसार आणविक कक्षकों में भरते हैं। दो परमाणुओं के बीच बंध तभी बनता है जब बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या विपरीत बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या का अंतर का आधा बंध क्रम कहलाता है। यानी कि बंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर जो है वो बराबर होता है 1/2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या माइनस विपरीत बंधी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। यानी कि यहाँ पर 1/2 n यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बता रहा है ये, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जहाँ n इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, और आणविक कक्षक जो है यहाँ पर जो बने हुए आणविक कक्षक है हुंड और पाउली के नियमों का भी पालन करते हैं। यहाँ पर ये जो है जनरल रूल्स है। अब है कंडीशन फॉर इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इफेक्टिव कॉम्बिनेशन कैसे हो, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, या जो ओवरलैपिंग से हम इसको समझ सकते हैं। तो जब हम कहेंगे कि संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, जैसे कि हमने पहले जो नियम पढ़े हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, उसमें हमने पढ़ा कि उसमें भी हमने पढ़ा कि सहयोग करने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। यानी कि जैसे हम एग्जांपल लें कि दो समान परमाणु वाले द्विपरमाणु अणु A2 बनने में एक A एटम का 1s परमाणु कक्षक AB के 1sd कक्षक के साथ ही सहयोग करेगा। यानी कि 1s के साथ ही सहयोग करेगा, यहाँ पर 2sb के साथ नहीं करेगा, क्योंकि इसी प्रकार 2s कक्षक कभी भी 2p कक्षक के साथ में सहयोग नहीं करेगा। यानी कि जब यहाँ पर 1s और 2s की ऊर्जाओं में पर्याप्त अंतर होता है, इसलिए 1s के साथ में करेगा। इसी प्रकार 2s कक्षक कभी 2p कक्षक के साथ सहयोग नहीं करेगा, क्योंकि इनमें ऊर्जा का पर्याप्त अंतर होता है। परंतु यह बात विषम द्विपरमाणुक अणुओं पर लागू नहीं होती। यानी कि अगर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें यह लागू होता है, लेकिन अगर हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वहां पर 2s और 2p के बीच में ऐसा नहीं है, अर्थात AB प्रकार के अणुओं में ऐसा सहयोग हो सकता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में 1s 1 के साथ, 2s 2s के साथ, 2p 2p के साथ में सहयोग करेगा, लेकिन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो है यहाँ पर ये लागू नहीं होता।
अब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो है परमाणविक कक्षक एक दूसरे के साथ अधिक अतिव्यापन करते हैं। परमाणविक कक्षकों का अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल और मजबूत बनेगा। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और जो है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जितना ज्यादा अतिव्यापन होगा उतना अधिक जो है प्रबल मजबूत बॉन्ड बनेगा। सहयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की सिमेट्री समान होनी चाहिए। विपरीत सममिति में अतिव्यापन की संभावना नहीं रहती। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि त्रिविम आकाश में जिस भाग में परमाणविक कक्षक अतिव्यापन करे, है ना, स्पेशल जो है नेटवर्क में, उसमें दोनों तरंग का फलन का मान एक सा होना चाहिए। यानी कि या तो प्लस हो, इस प्रकार दोनों तरंग फलन का मान प्लस या माइनस होना चाहिए। इस प्रकार एक एस कक्षक जिसमें तरंग फलन धनीय होता है एस कक्षक से और पी कक्षक के धनीय भाग से अतिव्यापन कर सकता है। यह अतिव्यापन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के अक्ष पर होता है, जैसे कि हम इसको समझ सकते हैं कि एस का जो है इस अक्ष पर ऐसे अतिव्यापन होगा प्लस प्लस में, तो सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा, और जब माइनस अतिव्यापन होगा तो यहाँ पर जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। और ये जो प्लेन है ये नोडल बिंदु है यहाँ पर, और ये प्लेन जो है वो नोडल प्लेन कहलाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से एस और पी अतिव्यापन होगा एक ही एक्सिस पर। तो यहाँ पर एक एस एक पी एक्स के साथ में अगर हेटेरोएटम है तो यहाँ पर इसके साथ अतिव्यापन करेगा, ये प्लस अतिव्यापन कहलाएगा, और ये ऊपर वाला जो है वो माइनस अतिव्यापन कहलाएगा। तो यहाँ पर ये sp ऑर्बिटल में अतिव्यापन है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का अतिव्यापन है, तो विपरीत बंदी ये प्लस का है और ये माइनस, तो यहाँ पर विपरीत बंदी कक्षक अणुकक्षक बन रहा है, और यहाँ पर प्लस प्लस अतिव्यापन है, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो यहाँ पर p का जो लोब है वो छोटा हो जाएगा और ये प्लस प्लस अतिव्यापन हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम इसको sp अतिव्यापन को हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपरोक्त अणु कक्षक बेलनाकार रूप से सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, अर्थात इन्हें किसी भी कोण से घुमाने से इनकी आकृति वही रहती है। ऐसे कक्षकों को सिग्मा अणु कक्षक कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर किसी भी अक्ष पर घुमाए, क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर किसी भी अक्ष पर अगर हम घुमाए, इन्हें किसी भी कोण पर घुमाए तो उसकी आकृति वही रहती है। तो ऐसे कक्षकों को हम सिग्मा अणु कक्षक कहते हैं। और जब अणुओं का एसएस और एसपी अतिव्यापन को बताया, अणुओं के पी कक्षक दो प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। जब वो अक्ष पर सहयोग करके बेलनाकार रूप से सिमित सिग्मा अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं, और दूसरा अक्ष के लंबवत या कोलेटरल सहयोग करके ऐसे कक्षकों का निर्माण करते हैं जो बेलनाकार रूप से सममित नहीं होते और इनमें नोडल तल होता है, जिसे पाई अणु कक्षक कहते हैं। और पाई अणु कक्षक उसी स्थिति में बन सकते हैं जब पी कक्षक एक ही तल में समानांतर स्थिति में हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पाई कक्षक जो है
जैसे px के साथ एक ही तल पर है, py के साथ, क्योंकि इसका अतिव्यापन हो सकता है। यदि एक परमाणु का px कक्षक और दूसरे परमाणु के py कक्षक के सम्मुख हो तो इनमें कोई अतिव्यापन नहीं होगा, क्योंकि वे एक दूसरे के लंबवत स्थिति पर विद्यमान है, अतः अतिव्यापन नहीं कर सकते, उनके मध्य कोई बंध नहीं बन सकता। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे pp अतिव्यापन है, एक ही एक्सिस पर हो रहा है, यहाँ पर ये एक ही एक्सिस है, ये इस पर हो रहा है, और ये pp अतिव्यापन है जेड और एक्सिस और एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर इसका प्लस इसके साथ में अतिव्यापन होगा, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जो कि सिलेंड्रिकल है। जबकि प्लस माइनस अतिव्यापन होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, और यहाँ पर जो है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये 0 होगी, और यहाँ पर ये जो बड़ा वाला पार्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इस तरीके से, ये लोब जो है छोटा हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम को बता रहा है p, इस वाले p का, और ये जो है इस तरीके से ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। तो विपरीत बंधी आणविक कक्षक बना, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर जो है ये सिलेंड्रिकल शेप है। अब ये जो कोलेटरल ओवरलैपिंग है यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसमें भी हम ये कोलेटरल है, या तो px होंगे दोनों, या py होंगे, ये अक्ष के लंबवत है। तो यहाँ पर जब प्लस प्लस अतिव्यापन होगा, ये प्लस है ये प्लस है, तो इस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और ये अपर लोब है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव लोब के बीच अतिव्यापन हो रहा है। जबकि इसमें जो है माइनस प्लस माइनस अतिव्यापन है, यानी p का ये प्लस है तो इसका माइनस होगा, यहाँ पे इसका माइनस है प्लस, तो इस तरह से। और ये जो है नोडल प्लेन है जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। इस प्रकार से किन्हीं दो परमाणु कक्षकों के सहयोग द्वारा आणविक कक्षकों के निर्माण को परमाणुविक कक्षकों का रेखीय सहयोग कहते हैं, और इस विधि से किसी भी अणु की संरचना को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर जब s और p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से जो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक, जहाँ 2s और 2p उपकोषों के बीच का ऊर्जा का अंतर कम है, आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर का क्रम इस प्रकार से पाया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 1s के साथ ही बना रहा है, तो इसका ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये इसका एंटी बॉन्डिंग है, तो इसके कंपैरिजन में जो है इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। अब यहाँ पर 2s ऑर्बिटल आ रहा है, यहाँ पर 2s बॉन्डिंग की ऊर्जा 1s एंटी बॉन्डिंग से तो ज्यादा होगी, लेकिन 2s एंटी बॉन्डिंग से कम होगी। अब यहाँ पर लिथियम से लेकर नाइट्रोजन के बीच में जो है, पहले पाई ऑर्बिटल की px हो चाहे py हो, दोनों बराबर ऊर्जा वाले होंगे पाई, और फिर उसके बाद में 2pz जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा पाई से ज्यादा होगी। फिर यहाँ पर 2p पाई x और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग की ऊर्जा जो है 2pz यानी सिग्मा जो ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा से कम होगी। तो इस तरीके से जो ऊर्जा स्तर का क्रम है 1s से लेकर हायर ऑर्बिटल्स जो है सब लेवल्स है उनके लिए बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर F2 और ऑक्सीजन अणु जिनके लिए 2s और 2p के बीच ऊर्जा में अंतर अधिक है, और ऊर्जा स्तर आप देखिए 1s फिर 1s एंटी बॉन्डिंग की, फिर पर यहाँ पर हम देखें तो सिग्मा
जो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी पाई ऑर्बिटल्स जो है उनकी तुलना में कम होती है। आप ऊपर के और नीचे के इस पर कंपेयर करिए। यहाँ पर पी वाई पाई ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है, जबकि यहाँ पर पी एक्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में जो है सिग्मा पी जेड इसकी एनर्जी कम है, और यहाँ पर पाई की ज्यादा है, यहाँ पर सिग्मा पी जेड की ज्यादा है। फिर इसके बाद में एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ये सेम है, और फिर 2p स्टार 2p की ऊर्जा है, यहाँ पर ये सेम है, ये भी सेम है ऊपर और नीचे, बस इनकी जो ऊर्जा है सिग्मा 2pz और पाई ऑर्बिटल्स की जो ऊर्जा है और इनमें जो है अंतर है। बाकी सब यानी 2s और 2p के बीच ऊर्जा में अंतर अधिक है। ऊर्जा स्तर इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विभिन्न आणविक कक्षकों के ऊर्जा स्तर आगे हम देखें वही सिमिलर है, जैसा कि हमने इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो ये ऊर्जा बढ़ रही है लिथियम से लेकर नाइट्रोजन तक, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में पीरियोडिक टेबल में, यानी एक ही पीरियड में हम देखें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर 1s की 1s स्टार बॉन्डिंग ऑर्बिटल, फिर 1s स्टार, फिर जो है हम पूरा देखें, फिर 2s बॉन्डिंग की, फिर 2s एंटी बॉन्डिंग की, फिर इस पाई ऑर्बिटल्स के लिए, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए फिर सिग्मा की है, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग की, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की है। तो यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिमिलर है, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग की एनर्जी पाई से कम है नाइट्रोजन और फ्लोरीन के लिए, फिर ये सिमिलर है ऊपर। तो इस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम को हम देख रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि उपरोक्त क्रम इस मान्यता पर आधारित है कि एक 2s कक्षक दूसरे 2s परमाणु के कक्षक से ही अतिव्यापन करता है। 2px कक्षक दूसरे परमाणु के 2px कक्षक से ही अतिव्यापन करता है। एक परमाणु का 2s कक्षक दूसरे परमाणु के 2px कक्षक से भी अतिव्यापन कर सकता है। इस अतिरिक्त अतिव्यापन को sp अंतर क्रिया कहते हैं। यह एक बंध की ऊर्जा तो बढ़ा देती है तथा दूसरे बंध या कक्षक की ऊर्जा को कम कर देती है, और sp अंतर क्रिया हमेशा रहती है। लेकिन जब 2s और 2p कक्षकों की जो ऊर्जा है उसमें बहुत अंतर होता है ना। sp अंतर क्रिया हमेशा रहती है, लेकिन जब 2s और 2p कक्षकों की ऊर्जा में बहुत अंतर होता है तब यह अंतर क्रिया उपरोक्त ऊर्जा क्रम में कोई समस्या पैदा नहीं करती। लेकिन द्वितीय आवर्त तक के लिथियम से नाइट्रोजन तक के अणुओं में 2s और 2p कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है ना। तो जैसे कि में बहुत कम अंतर होता है लिथियम से नाइट्रोजन तक, वह प्रभावी sp अंतर क्रिया के फलस्वरूप पाई 2p बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ऊर्जा सिग्मा 2p बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम हो जाती है, जैसा कि हमने इस चित्र में देखा। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। यहाँ पर हम देखते हैं कि बंध क्रम का क्या महत्व है। यदि हमें किसी अणु के बंध क्रम का पता चलता है तो हम उसकी सहायता से निम्न जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि बंध क्रम का मान धनात्मक यानी n बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द
bonding molecular orbital is greater than number of electron in anti-bonding molecular orbital है, तो स्पष्ट है कि अणु स्थायी है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। लेकिन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर है या ऋणात्मक है, यानी कि Nb मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेस देन एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन अणुओं का अस्तित्व संभव नहीं है। किसी भी अणु की वियोजन ऊष्मा बंध क्रम के समानुपाती होती है, यानी बंध क्रम का मान, यानी कि हम ये देखें कि जब धनात्मक मान है, यानी ये वैल्यू है, तो अणु स्थायी होगा और उसका स्वतंत्र अस्तित्व होगा। लेकिन जब ये शून्य है, बराबर शून्य है या ऋणात्मक है, तो बंध क्रम वाले अणु का अस्तित्व संभव नहीं है। अणु की वियोजन ऊष्मा बंध क्रम के समानुपाती होती है। बंध क्रम का मान जितना अधिक होगा उसका स्थायित्व उतना ही अधिक होगा और उसकी वियोजन ऊष्मा भी अधिक होती है। थर्ड है, किसी भी अणु की बंध लंबाई उसके बंध क्रम के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी बंध क्रम जितना अधिक होगा बंध लंबाई उतनी ही कम होगी। और बंध क्रम की सहायता से अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या का पता लगाया जा सकता है, यानी कि बंध क्रम बराबर अणु में उपस्थित सहसंयोजक बंध। और बंध क्रम की सहायता से अणु के चुंबकीय व्यवहार को भी ज्ञात किया जा सकता है। जिस भी अणु का बंध क्रम भिन्न होता है वह अणु 100% अनुचुंबकीय होगा और बंध क्रम के पूर्णांक होने पर अणु अनुचुंबकीय हो भी सकता है और नहीं भी। तो यहाँ पर आज हमने ओवरलैपिंग किस के लिए क्या क्या कंडीशंस है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन के लिए जो जनरल रूल्स है उनके बारे में पढ़ा, और इसके पश्चात नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा, और बॉन्ड ऑर्डर जो है उसका क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।